हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग टैक्स इनवॉइस पढ़ रहे थे एंड टैक्स इनवॉइस में हम लोग सेक्शन 31 से सेक्शन 34 तक पढ़ने वाले थे। ठीक है, सेक्शन 31 में फ्रेंड्स 7 सब सेक्शंस थे एंड 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। ओनली 31 सब सेक्शन 3 जो था वो बचा हुआ था। उसका कुछ पार्ट आज हम कवर करेंगे एंड जो रिमेनिंग रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था सेक्शन 31 जो है वो लेंदी है एंड वो टाइम भी लेगा। ठीक है, देखिए जो 31(3) है अभी फ्रेंड्स वो बताता है हमें स्पेशल केसेस के बारे में। ठीक है, स्पेशल केसेस क्या है, देखिए अभी हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस क्या होते हैं। ठीक है, आप कभी रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं क्या। ठीक है, आप डिफरेंट वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे, पेमेंट वाउचर के बारे में पढ़ेंगे, रिफंड वाउचर के बारे में पढ़ेंगे, रिसिप्ट वाउचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वैल्यू कितना से कम हो तो आपको इशू करने की ज़रूरत नहीं है वाउचर, वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे। किस केस पे आप वाउचर इशू नहीं कर पाओगे, कब आपको करना पड़ेगा, हम 31(3) में पढ़ेंगे। इसीलिए इसको बोला गया है स्पेशल केसेस। ठीक है, स्पेशल केसेस कुछ कुछ आएंगे, लगभग 8, 9, 10 आएंगे। हम वो सब चीज़ एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला वाला है रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। सेक्शन 31(3)(a) क्लॉज है ये। ठीक है, सेक्शन 31(3) का हम पहला क्लॉज पढ़ रहे हैं, दैट इज 31(3)(a). रीड विथ रूल 53। हम रूल्स 53 के साथ इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहले कि मैं बुक पढ़ूं उससे पहले मैं आपको समझा दे रही हूँ कि इसका क्रक्स क्या है, फिर बुक में जो दिया है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जब हम सेक्शन 22 से 30 तक पढ़े थे, तब मैंने आपको बताया था कि जो एक पर्सन लायबल कब होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, जब उसका टर्नओवर लिमिट एक्सीड कर जाता है। 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख तक का लिमिट था। 3 केसेस थे। ठीक है, अब बोला गया था कि जिस दिन वो लायबल हो जाएगा उसके 30 डेज के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, देखो मिस्टर एक्स है, ओके मिस्टर एक्स है। ठीक है, उसका वो सपोज आज लायबल हुआ टू रजिस्टर हिमसेल्फ अंडर जीएसटी। ठीक है, वो आज लायबल हुआ। ठीक है, उसके 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज उसको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ही शुड अप्लाई विद इन 30 डेज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सपोज यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको मिल गया। ठीक है, तो इस केस पे जब वो 30 डेज के अंदर अप्लाई कर देता है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेबल डेट होता है, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन कब से काउंट होगा, यहाँ से काउंट होता है। ये चीज क्लियर है, ये मैंने पहले भी बताया था। लेकिन अगर वो 30 डेज के अंदर अप्लाई नहीं करता है, ठीक है, और अगर वो यहाँ पे अप्लाई किया एंड उसको सर्टिफिकेट यहाँ पे मिला, तब उसका रजिस्ट्रेशन कब से काउंट होता है, तब उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ से इफेक्टिव होता है। ठीक है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सेकेंड केस पे यहाँ से एप्लीकेबल होगा इफेक्टिव एंड फर्स्ट केस पे यहाँ पे होगा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर वो 30 डेज के अंदर अप्लाई कर लेता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो पर्सन लायबल था यहाँ पे, वो अगर वहां से 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देता है, तो उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जिस दिन से वो लायबल था। तो जिस दिन से वो लायबल था एंड जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, इस बीच में उसने सप्लाई किए होंगे। ठीक है, बिकॉज ये मिनिमम 33 डेज का है, बिकॉज वो 7 वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज था ना, सब कुछ ठीक रहेगा तो 3 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिनिमम 33 डेज वाला स्पैन हो गया अगर आप लास्ट डेट पे भी अप्लाई करते हो तो। ठीक है, तो जब इस टाइम पे जो सप्लाई हुआ है, ठीक है, इस सप्लाई के लिए उसने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किए होंगे। ठीक है, टैक्स इनवॉइस इशू किया होगा क्या, नहीं किया होगा ना, उसके पास तो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है, रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं है, तो वो इशू नहीं किया होगा। तो अभी जब उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया, अप्रूव हो गया, उसके बाद वो इस पीरियड में जितना सप्लाई हुआ है, दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन से लेके जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, इसके भी जितना सप्लाई हुआ है उसके लिए वो क्या कर सकता है, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो हमारा जो 31(3) ये है वो क्लियरली यही चीज के बारे में बताता है कि रिवाइज टैक्स इनवॉइस एक पर्सन कब इशू कर सकता है। ठीक है, अगर वो 30 डेज के अंदर अप्लाई कर लेता है जिस दिन वो लायबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जिस दिन वो लायबल हुआ था।
ठीक है। तो जिस दिन लाइबल हुआ उस दिन से लेके जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन मिला उस दिन तक जितना सप्लाई किया है उसके लिए वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स ये चीज। लेकिन अगर वो 30 डेज के बाद अप्लाई किया है, ठीक है, 30 डेज के बाद अप्लाई किया है, तो फिर वो कब से इशू करेगा? जिस दिन उसका सर्टिफिकेट आया उसी दिन से वो डायरेक्ट टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, ठीक है। वो रिवाइज नहीं होगा। रिवाइज तो प्रीवियस पीरियड के लिए हो रहा है इसलिए उसको रिवाइज बोला जा रहा है ना। लेकिन अगर वो नॉर्मल पीरियड के लिए इशू करेगा तो उसको टैक्स इनवॉइस बोला जाएगा। वो 30 डेज में जो सप्लाई किया होगा उसका वो काउंट नहीं होगा, बिकॉज वो रूल नहीं माना। 30 डेज के अंदर उसको अप्लाई करना चाहिए बट वो 30 डेज के अंदर अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो इसीलिए उस केस पे उसको नहीं देखा जाएगा 30 डेज वाला चीज। एंड जिस दिन सर्टिफिकेट मिला उसके बाद वो जो सप्लाई करेगा वो नॉर्मल टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, जो कि हमने 31(1) में पढ़ा था और 31(2) में सर्विसेज के लिए। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अभी बुक एक बार रीड करो, बुक में क्या दिया है देखो, एग्जाम्पल्स देखते हैं, समझ जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी रीड करते हैं, देखिए। When issued, revised tax invoice when issued, देखो, every registered person who has been granted registration with effect from a date earlier than the date of issuance of certificate of registration to him may issue revised tax invoice, ठीक है। इशू कौन कर पाएगा? जिसका रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव हो रहा है? बिफोर द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जिस दिन वो लाइबल हुआ था वहां से जब तक जिसका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो रहा है वही इशू कर पाएगा। तो ये घुमा के दिया है, मैंने आपको सिंपली बता दिया, ठीक है। सच इनवॉइसेस शैल बी इशूड अगेंस्ट द इनवॉइस ऑलरेडी इशूड ड्यूरिंग सच पीरियड, ठीक है। जिस दिन हम लाइबल हुए हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब तक सर्टिफिकेट नहीं आ जाता हम लोग नॉर्मल इनवॉइस इशू करेंगे, क्योंकि हम टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल इनवॉइस इशू क्यों होंगे? तो जितना नॉर्मल इनवॉइस आपने इशू किया है उसको फिर आप फाड़ के फेंक दो एंड आपको फिर दूसरा रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। रिवाइज टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी उसके लिए भी टाइम लिमिट है, ठीक है। आज आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया तो मैम हम कितना दिन के अंदर हम रिवाइज कर सकते हैं अपना इनवॉइसेस जो कि हमने ड्यूरिंग दिस 1 month इशू किया था? तो ठीक है, आपको अगेन 1 month का टाइम दिया जाता है फ्रेंड्स। अगेन आप जिस दिन सर्टिफिकेट मिल गया उसके 1 month के अंदर आप लोग जितना भी इनवॉइसेस पहले दिए थे उसके लिए रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर दो, ठीक है। द वर्ड रिवाइज्ड इनवॉइस शैल बी इंडिकेटेड प्रोमिनेंटली ऑन सच इनवॉइसेस, ठीक है। तो इनवॉइसेस में आपको लिखना पड़ेगा कि ये रिवाइज्ड इनवॉइस है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन टैक्स इनवॉइस शैल इंक्लूड एनी रिवाइज्ड इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सप्लाई मेड अर्लियर, ठीक है। कुछ नहीं है, देखो फिर देखो। This provision is necessary as a person who becomes liable for registration has to apply for registration within 30 days of becoming liable for registration। ये प्रोविजन इसीलिए बनाया गया है ताकि लोग 30 डेज के अंदर अप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि रूल्स है 30 डेज के अंदर अप्लाई करने का। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने टैक्स इनवॉइसेस से पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन पढ़ाया था, ठीक है, ताकि आप लोग सबको लिंक कर पाओ। अगर मैं चैप्टर वाइज जाऊंगी तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। When such an application is made within the stipulated time period and registration is granted, the effective date of registration is the date on which the person become liable for registration। बता दिया effective date क्या होगा? जिस दिन वो liable था। Thus, there would be a time lag between the date of grant of certificate of registration and the effective date of registration. For supplies made by such person during this intervening period, the law enables the issuance of a revised invoice so that ITC can be availed by the recipient on such supplies। I hope आप लोग को ये चीज क्लियर हुआ होगा। फिर देखो ये चार्ट देखो। Revised tax invoice to be issued in respect of taxable supplies effected during this period। कौन सा पीरियड? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, किस दिन आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ और वहां से लेके डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इस पीरियड के लिए आप क्या कर सकते हो? आपने जो इनवॉइसेस इशू किया है उसके अगेंस्ट आप लोग रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए। सराभाई प्राइवेट लिमिटेड कमेंस्ड बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन 1 अप्रैल इन दिल्ली, ठीक है। वो दिल्ली में बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को। इट्स टर्नओवर एक्सीडेड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट ऑन 3 सितंबर, ठीक है। 3 सितंबर को उसका टर्नओवर एक्सीड कर गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिमिट को, तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली करना पड़ेगा। 3 सितंबर से 30 डेज के अंदर उसको अप्लाई करना चाहिए, तभी वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर पाएगा। अब देखते हैं ये क्या किया है। Thus it became liable to registration on 3 September. It applied for registration on 29 September.
एंड वॉज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 5 अक्टूबर। 29 सितंबर मतलब क्या, 26 डेज के अंदर उसने अप्लाई कर दिया, मतलब वो 30 डेज के अंदर वाला कंडीशन फुलफिल कर दिया तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। ठीक है, सर्टिफिकेट कब मिला, 5 अक्टूबर को, तो 3 सितंबर से लेके, तो उसका रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव होगा फ्रेंड्स, 3 सितंबर से। तो 3 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक उसने जितने भी सप्लाई किए हैं एंड उसके अगेंस्ट उसने इनवॉइस दिया होगा नॉर्मल वाला। ठीक है, उसके अगेंस्ट उसने इनवॉइस दिया होगा नॉर्मल वाला, उसके अगेंस्ट वो क्या कर सकता है, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। Since it applied for registration within 30 days of becoming liable to registration, registration granted is effective from 3rd September. Saravai Private Limited may issue revised tax invoices in respect of taxable supplies effected between 3rd September and 5th October. 3rd September and 5th October के बीच उसने जितने भी सप्लाई किए हैं उसके लिए वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? देखो अभी आप ये बोलोगे मैम उसने ठीक है एक सप्लाई किया, 1-2 सप्लाई है, उसने रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऐसा हुआ कि किसी पर्सन को मैंने 50 सप्लाई किए, 60 सप्लाई किए, 70 सप्लाई किए, तो क्या उसके लिए मेरे को सिंगल रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस इशू करने पड़ेंगे? क्या मैं कंसोलिडेट रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता कि मैंने हाँ इतना का सप्लाई किया है उसके लिए एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर दो? ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, हम लोग ऐसा कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, अगर आपने कोई रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तब तो आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस उसको सेपरेटली देना पड़ेगा ताकि वो आईटीसी ले सके, ये चीज क्लियर है, अदरवाइज उसको प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है, ठीक है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने 4, 5, 10 सप्लाई किया है तो उसको आप कंसोलिडेट करके एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस दे दो। ठीक है, क्योंकि उसको आईटीसी लेना नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने सप्लाई किया है तो फिर आप उसको कंसोलिडेट करके रिवाइज टैक्स इनवॉइस दे सकते हो, लेकिन उस पर भी कुछ कंडीशन है कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई किए हो और अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो सबका मिला के आप अप टू 2,50,000 तक वैल्यू आ रहा है तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस दे सकते हो, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो फिर आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो एक बार बुक पढ़ो, आप लोग क्लियर हो जाओगे। देखो क्या बोला, consolidated tax invoice in certain cases। देखो, a registered person may issue a consolidated revised tax invoice in respect of all taxable supplies made to an unregistered recipient during such period। क्योंकि रजिस्टर्ड है तो उसको देना पड़ेगा, अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर आप इशू कर सकते हो। ठीक है, देखो मिस्टर ए रजिस्टर्ड सप्लायर है, उसने उसको 4 सप्लाई किया एक पर्सन को, मिस्टर बी जो कि अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इसके लिए जो 4, 5, 10, 50 सप्लाई किया है उसके लिए वो कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। लेकिन अगर बी किसी और स्टेट का होता, अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई हो जाता, ठीक है, और उसका वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा होता तब वो नहीं कर पाता। देखो, हाउएवर इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज ए कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैन नॉट बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट्स इफ द वैल्यू ऑफ ए सप्लाई एक्सीड्स 2,50,000। ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 2,50,000 से एक्सीड कर जाता है एंड वो इंटरस्टेट सप्लाई है तो फिर वहां पे रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू नहीं हो पाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब बोला पर्टिकुलर्स ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस, इसमें भी सेम चीजें रहेंगे, सप्लायर के डिटेल्स रहेंगे जो कि हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, आपके रिसिपेंट के भी डिटेल्स रहेंगे, टैक्स इनवॉइस का सीरियल नंबर रहेगा, डेट ऑफ इशू रहेगा, लेकिन आपको ऊपर लिखना पड़ेगा रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ठीक है, आपको मेंशन करना पड़ेगा रिवाइज टैक्स इनवॉइस है, वही टैक्स का रेट रहेगा, वैल्यू रहेगा, HSN कोड्स रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, सेम चीजें हैं, डिजिटल सिग्नेचर रहेगा। ओके, फिर देखो, फिर बोला any invoice or debit note issued in pursuance of any tax payable in accordance with the provision of section 74 or section 129 or section 130 shall prominently contain the words input tax credit not admissible। ठीक है, वहां पे ITC नहीं मिलेगा, ये चीज उनको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो ये सब बाद में पढ़ेंगे, जब रूल्स आएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 31(3) का एक क्लॉज क्लियर हुआ, रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बारे में बोलता है। ठीक है, एंड रिवाइज टैक्स इनवॉइस हम कब इशू कर सकते हैं, अगर 30 डेज के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो फिर उस पीरियड के लिए आप लोग रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। या फिर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किए हो जो कि इंट्रास्टेट है, इंटरस्टेट नहीं है, तो फिर उसके लिए आप कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकते हो। ठीक है, इंटरस्टेट में भी कर सकते हो अगर वैल्यू अप टू 2,50,000 है। क्लियर है ये चीज? अभी देखो 31(3) का बी, क्लॉज बी। ठीक है, बी क्या बोलता है कि अगर आपका वैल्यू जो आपने सप्लाई किया है उसका वैल्यू अगर अप
टू 200 है, मतलब लेस देन 200 है, 200 हो गया तो आपको करना पड़ेगा। अगर 200 रुपीज के नीचे है तो फिर आप उन सब सप्लाईज के लिए कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हो। ठीक है, यही चीज 31B बोलते हैं, 31(3)B बोलते हैं। ठीक है, देखो, ए रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इशू ए टैक्स इनवॉइस इफ वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड इज ₹200, उससे लेस देन ₹200। ठीक है, द रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, सामने वाला अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, मिस्टर एक्स है, उसने मिस्टर वाई को सप्लाई किया एंड जो वैल्यू है वो लेस देन 200 है एंड मिस्टर वाई अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, तो फिर आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। आपने वैसे जितने भी सप्लाईज किए हैं उसके लिए एंड ऑफ द डे में एक इनवॉइस इशू कर दो। ठीक है, देखो, रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड एंड द रिसिपिएंट डजंट रिक्वायर सच इनवॉइस, लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है बट उसने बोल दिया कि मुझे टैक्स इनवॉइस चाहिए। ठीक है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है एंड उसने बोल दिया कि मुझे टैक्स इनवॉइस चाहिए, तब उसको देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि नहीं इट्स ओके मुझे नहीं चाहिए, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर आप एक ही इशू कर सकते हो एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, देखो, instead such registered person shall issue a consolidated tax invoice for such supplies at the close of each day in respect of all such supplies. ठीक है, those small taxpayers like small retailers doing a large number of small transactions for up to a value of ₹200 per transaction to unregistered customer need not issue invoices for every such transaction. They can issue one consolidated invoice at the end of each day for all transactions done during the day. However, they need to issue an invoice where the customer demands. ठीक है, जैसे कि मेरा एक किराना का शॉप है, ठीक है, ग्रोसरी शॉप है, एंड मैं क्या कोलगेट भी बेचती हूँ। ठीक है, साबुन बेचा मैंने, शुगर बेचा, सॉल्ट बेचा, कि 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपये का चीज होता है। बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, मोर देन 100, मोर देन 200 आते हैं, छोटे छोटे चीज लेके जाते हैं। तो क्या मैं हर एक चीज के लिए टैक्स इनवॉइस काटती फिरूं? ठीक है, वो लोग करेंगे भी क्या लेके, क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड है ना, कस्टमर है, कंज्यूम करेंगे बस, आईटीसी तो लेंगे नहीं। तो क्या उस केसेस पे बोलता है कि इतना कॉम्प्लायंस मत करो, आप एंड ऑफ द डे में जितना भी सप्लाई किए हो उसके लिए एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर दो। लेकिन अगर कस्टमर डिमांड कर रहा है कि मुझे टैक्स इनवॉइस चाहिए, तो उस केस पे आपको टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा। क्लियर है? देखो एग्जाम्पल देखो, एबो प्रोविजन इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू बिल ऑफ सप्लाई। जो अनरजिस्टर्ड, जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, इसके बाद जो 31(3)C आएगा उस पर हम लोग पढ़ेंगे बिल ऑफ सप्लाई के बारे में। तो जो मतलब जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन होते हैं, फिर कंसेशनल रेट पे देते हैं ना टैक्स, वो लोग क्या करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई देते हैं। ठीक है, वो लोग टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, तो उनको भी ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल है कि वो लोग दिन में जितना भी सप्लाई करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है, अगर उसका वैल्यू लेस देन 200 है, एंड ऑफ द डे वो लोग क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई इशू कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैन एंड सन्स इज ए ट्रेडर डीलिंग इन स्टेशनरी आइटम्स। ठीक है, स्टेशनरी आइटम से डील कर रहे हैं। इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड हैज अंडरटेकन फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग द डे। एक दिन में उसने क्या क्या सेल किया है, देखो उसने क्या है, राघव ट्रेडर्स ए रजिस्टर्ड रिटेल डीलर। ठीक है, एक राघव ट्रेडर्स को दिया जो कि रजिस्टर्ड है 190 का। तो फिर देखो, अगर रजिस्टर्ड है तो फिर तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, 31(3)B जो है, ओनली अनरजिस्टर्ड है तभी आप कर सकते हो कंसोलिडेटेड इनवॉइस। ठीक है, तो वो इस पे तो आपको इनवॉइस देना ही पड़ेगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो गया। ध्रुव एंटरप्राइजेस को दिया है एन अनरजिस्टर्ड डीलर, ये अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड ट्रेडर है, अनरजिस्टर्ड है बट वैल्यू 200 से एक्सीड गया तो उसके लिए भी आपको सेपरेट इशू करना पड़ेगा। गौरव ए पेंटर अनरजिस्टर्ड है, 500 है तो इसके लिए भी करना पड़ेगा क्योंकि 200 से ज्यादा है। ओब्रॉय ऑर्फेंज है, एन अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, ठीक है, 188 है, इसके लिए करने की जरूरत नहीं है अगर वो डिमांड ना करे। अगर वो डिमांड करे तो इसको भी देना पड़ेगा। आराध्या स्टूडेंट अनरजिस्टर्ड, एक स्टूडेंट अनरजिस्टर्ड है, 158, अगर ये डिमांड करे तो देना पड़ेगा, डिमांड नहीं करे तो इट्स ओके। नन ऑफ द रिसिपेंट रिक्वायर्स ए टैक्स इनवॉइस, नन ऑफ द, यहाँ दे दिया कि कोई भी रिसिपेंट को टैक्स इनवॉइस जरूरत नहीं है। राघव ट्रेडर्स बीइंग ए कंपोजिशन डीलर, ठीक है, राघव ट्रेडर्स क्या है, कंपोजिशन डीलर है। Determine in respect of which of the above supplies Jain and Sons may issue a consolidated tax invoice instead of tax invoice at the end of the day। देखो in the given illustrations, ठीक है, देखो Jain and Sons can issue a consolidated tax invoice only with respect to supplies made to Oberoi Orphanage। ठीक है, एक तो मैं इसके लिए कर सकती हूँ जो कि 188 वाला है, ठीक है, एंड आराध्या वर्थ। ठीक है,
इन आराध्या के लिए वर्थ रुपीज कितना 158, तो वो ऑर्फेंज के लिए कर सकता है एंड आराध्या के लिए कर सकता है। एज द वैल्यू ऑफ द गुड सप्लाई टू दिस रिसिपेंट इज लेस देन 200 एंड ऑल्सो दिस रिसिपेंट्स आर अनरजिस्टर्ड एंड डोंट रिक्वायर्ड ए टैक्स इनवॉइस। तो 3 कंडीशन होना चाहिए, पहला तो 200 से कम होना चाहिए, सेकेंड है तो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए एंड थर्ड इज दे डोंट रिक्वायर्ड ए टैक्स इनवॉइस। अगर वो इनवॉइस रिक्वायर करेंगे तो उनको भी देना पड़ेगा, रजिस्टर्ड है तो ऑफकोर्स देना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, 31(3)(b क्लियर हुआ। ए में हम लोगों ने पढ़ा रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बारे में एंड बी में पढ़ा कि अगर वैल्यू लेस देन 200 हो और सामने वाला अनरजिस्टर्ड हो एंड वो डिमांड नहीं करता है टैक्स इनवॉइस तो फिर उसको इशू करने की जरूरत नहीं है। हम एंड ऑफ द डे में कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं विथ रिगार्ड्स टू ऑल सच सप्लाईज। ठीक है, देखो फिर है 31(3)(c। ठीक है, 31(3)(c) में हम लोग पढ़ेंगे बिल ऑफ सप्लाई के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, बिल ऑफ सप्लाई देखो, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है। अभी जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, मैंने बहुत बार क्लासेस के बीच बता चुके हैं कि जो लोग सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है दैट इज कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन जो लोग लिया हुआ है, ठीक है, जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं वो लोग टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते बिकॉज वो लोग को आईटीसी नहीं मिलता है। वो लोग नॉर्मल रेट पे जीएसटी नहीं देते हैं, 1% 2% रेट पे देते हैं। ठीक है, और उनको अपने पॉकेट से ही देना पड़ता है। ठीक है, तो वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे, उनको खुद के पॉकेट से देना पड़ेगा, तो उनको आईटीसी भी नहीं मिलता है। ये चीज क्लियर है। और एक मैंने बताया था आपको कंसेशनल रेट जो लोग 6% पे देते हैं। ठीक है, मैंने बोला था ना जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनको कुछ कंसेशनल रेट दिया जाता है। ठीक है, प्रोविजंस मैंने बताया था, उस केस पे 6% देते हैं तो वो लोग भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो लोग कुछ तो इशू करेंगे ना। ठीक है, वो लोग टैक्स इनवॉइस नहीं देंगे बट वो लोग कुछ तो इनवॉइस देंगे ना, उस इनवॉइस को बोला जाता है बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो कौन देगा? जो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है या फिर जो कंसेशनल रेट वाला चीज ऑप्ट किया है, या फिर अगर कोई पर्सन है जो रजिस्टर्ड है बट ओनली एग्जिम्प्टेड सप्लाई कर रहा है। ठीक है, नील रेटेड सप्लाई कर रहा है, तो वो टैक्स इनवॉइस इशू करके क्या करेगा बाबा? तो उसको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। लेकिन जो लोग भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं ना, उनको बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर जो हेडिंग है ना, वहां पे कुछ लिखना पड़ता है, लाइक दे आर कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। तभी तो कस्टमर को पता चलेगा ना वो टैक्स नहीं देगा। ठीक है, तो रीड करते हैं, आओ। Section 31(3)(c) stipulates that a registered person supplying exempted goods or services or both, or a registered person paying tax under composition levy shall issue a bill of supply instead of tax invoice। कौन किया? जो कि रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी, जो कि कॉम्पोजिशन लेवी में दे रहा है, या फिर जो एग्जिम्प्टेड गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहा है। And this provision have also been made applicable to a person paying tax at concessional rate under notification। Notification 2/2019 क्या था? जो concessional rate पे टैक्स देता है। ठीक है, person opting for composition levy shall mention the words composition taxable person not eligible to collect tax on supplies। ठीक है, composition taxable person not eligible to collect tax on supplies at the top of the bill of supply issued by him। ठीक है, सिमिलरली ए पर्सन ऑप्टिंग फॉर पेइंग टैक्स एट कंसेशनल रेट अंडर नोटिफिकेशन 2/2019 विल हैव द फॉलोइंग वर्ड्स एट इट्स टॉप। टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्स इन टर्म ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 डेटेड इतना नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। कंसेशनल रेट में जो दे रहा है उसको भी लिखना पड़ेगा कि हम टैक्स पे कर रहे हैं एज पर नोटिफिकेशन नंबर दिस एंड वी आर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। ठीक है, तो क्रक्स देखोगे तो क्या होगा? पर्सन रजिस्टर्ड है, ऑफकोर्स रजिस्टर्ड है, बट वो एग्जिम्प्टेड गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहा है, या फिर कॉम्पोजिशन लेवी में टैक्स पे कर रहा है, या फिर कंसेशनल रेट और फिर नोटिफिकेशन 2/2019 में दे रहा है। ठीक है, आइदर एग्जिम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहा है, कॉम्पोजिशन लेवी में दे रहा है, या फिर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स में दे रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा? वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है, उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए पर्टिकुलर्स ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, पर्टिकुलर्स तो हम लोगों ने टैक्स इनवॉइस का ऑलरेडी देख चुका है, क्या क्या रहता है ऑलरेडी मैंने आपको पूरा फॉर्मेट के साथ बताया था। ठीक है, अभी बिल ऑफ सप्लाई में क्या होता है देखो, एकदम कॉमन सेंस लगाइए, बहुत इजी है। देखो कितना आप याद रखोगे। बिल ऑफ सप्लाई में एक ही चीज की कमी है, दैट इज द टैक्स अमाउंट। ठीक है, उसका मतलब क्या नहीं होगा? आपका रेट ऑफ टैक्स नहीं होगा, पहला चीज।
ठीक है, आपका रेट ऑफ टैक्स नहीं होगा, और रेट ऑफ टैक्स नहीं होगा तो आपका टैक्स का अमाउंट भी नहीं होगा। एंड जो वैल्यू रहेगा बिल ऑफ सप्लाई में वो टैक्सेबल वैल्यू नहीं होगा, वो नॉर्मल वैल्यू हो जाएगा। दैट्स इट, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ओनली रेट ऑफ टैक्स नहीं रहेगा, आपका वैल्यू ऑफ टैक्स नहीं रहेगा, एंड जो वैल्यू होगा बिल ऑफ सप्लाई में वो टैक्सेबल वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लग रहा है। बाकी सब चीज सेम रहेगा, एकदम डिट्टो। ठीक है, आप लोग ही घर पे पढ़ लेना। ठीक है, वही चीज दिया है, देखो नेम एंड एड्रेस GSTIN, ठीक है, सीरियल नंबर रहेगा, इनवॉइसेस का डेट ऑफ इशू रहेगा, देन रिसिपिएंट का डिटेल्स रहेगा, HSN कोड रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टेकिंग इनटू अकाउंट, डिस्काउंट रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, सब कुछ रहेगा। ठीक है, देखो Patel and Sons is a manufacturer of goods who has opted for composition levy under section 10. It will issue a bill of supply to the buyer of goods and not the tax invoices. ठीक है, क्लियर है। अभी देखो, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज रूल 46A। ठीक है, रूल 46A बोलता है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। अभी क्या होता है फ्रेंड्स, अभी देखिए फ्रेंड्स, कोई पर्सन है जो सिर्फ एग्जिम्प्टेड सप्लाई कर रहा है। ठीक है, कोई पर्सन जो एग्जिम्प्टेड सप्लाई कर रहा है वो क्या इशू कर रहा है, बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहा है। ठीक है, कोई पर्सन जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, एंड टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, वो क्या कर रहा है, टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है। ठीक है, सपोज कोई पर्सन है, ओके, सपोज कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, आपका एग्जिम्प्टेड भी कर रहा है प्लस वो टैक्सेबल गुड्स भी सप्लाई कर रहा है। तो इस केस पे तो फ्रेंड्स वो बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहा था, इस केस पे तो वो टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा था। अभी अगर वो दोनों सप्लाई कर रहा है तो क्या कर सकता है, ये दोनों को मर्ज कर सकता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल वो कर सकता है। ये बोलता है आपका रूल 46A। ठीक है, रूल 46A बोलता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, एंड वो टैक्सेबल गुड्स एज वेल एज एग्जिम्प्टेड गुड्स का सप्लाई कर रहा है, ठीक है, टैक्सेबल भी कर रहा है एंड एग्जिम्प्टेड भी कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, इनवॉइस कम बिल इशू कर सकता है। ठीक है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है। ठीक है, वो एक इनवॉइस बनाएगा, ओके, वो एक इनवॉइस बनाएगा एंड वो इनवॉइस क्या होगा, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, वो क्या होगा, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जिम्प्टेड गुड्स और सर्विस और बोथ टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ए सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई may be issued for all such supplies. Rule 46A is notwithstanding anything contained in Rule 46 or Rule 49 और Rule 54 of CGST rules. ठीक है, अगर वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो आप कंसोलिडेटेड वाला इशू कर दो, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर उसको टैक्स इनवॉइस सेपरेटली दे दो, सो दैट वो ITC क्लेम कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आज रखते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे वाउचर्स पे। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, रिफंड वाउचर, वो सब चीज काफी इजी है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग 32, 33, 34 पढ़ेंगे एंड वो भी कवर अप हो जाएगा। तब तक आप लोग ये सब चीज को रिवाइज कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।